संसद के बजट सत्र के अंतर्गत आज दोनों सदनों की कार्रवाई अमेरिका से भारत भेजे गए भारतीयों के मुद्दे पर हुई बाधित। विदेश मंत्री ने राज्यसभा और लोकसभा में दिया जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण भविष्य का है मार्गदर्शन, तुष्टीकरण की बजाय संतुष्टीकरण पर आधारित है, विकास का नया मॉडल। फरीदाबाद में कल से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे मेले का आगाज, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध। और प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर पंचकुला में भाजपा कोर कमेटी की हुई अहम बैठक। भाजपा ने नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव पार्टी चिन्ह लड़ने का लिया फैसला। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में कहा कि अमेरिका की तरफ से अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये कई वर्षों से चल रही है। उन्होंने कहा, हर साल अवैध अप्रवासियों को वापस भेजा जाता है। विदेश में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को वापस लाना सभी देशों का दायित्व है। यदि ऐसे नागरिक विदेश में अवैध रूप से पाए जाते हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार ने साथ बातचीत की जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। विदेश मंत्री ने डिपोर्टेशन पर संयुक्त राष्ट्र की संधि का जिक्र करते हुए लीगल माइग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए इसे जरूरी बताया। Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement (ICE) authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में भी अमेरिका द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित करने पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2012 की नीति के अनुसार ही अमेरिका ने अवैध भारतीयों को वापस विदेश भेजा है। And executed by the Immigration and Customs Enforcement authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. Sir, I repeat to you, these are procedures that came in 2012. They provide for the use of restraint. Sir, I have an American document of 2012 which lays out the restraint procedure. I authenticate it and I would lay it on the table of the House. Sir, however, we are informed by ICE that women and children are not restrained. प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण भविष्य का मार्गदर्शन है। उन्होंने भविष्य की राह दिखाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का विकास एक ही परिवार तक सीमित रहा, पर 2014 में देश में भाजपा की सरकार आने के बाद सबका साथ सबका विकास के संकल्प पर कार्य हुआ और यही हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास कांग्रेस की सोच से परे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोगों ने हमारी सरकार के राष्ट्र प्रथम व विकास के मॉडल को मंजूर किया है। बीते दशक में हमने हर स्तर पर सबका साथ सबका विकास की भावना को जमीन पर उतारा है और वो आज देश में जिस प्रकार से बदलाव नजर आ रहा है, फल के रूप में हम अनुभव करने लगे हैं। हमारे गवर्नेंस का भी मूल मंत्र यही रहा है, सबका साथ सबका विकास। देश आजाद होने के बाद जब ये प्रयास हुए हैं, इसी तरीके से हुए हैं। पहली बार हमारी सरकार ने एक ऐसा मॉडल दिया
और सबका साथ सबका विकास के मंत्र की प्रेरणा से दिया कि हमने सामान्य वर्ग के गरीब को 10% आरक्षण दिया, बिना तनाव के, बिना किसी का छीन करके। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण पर है। कांग्रेस के मॉडल में तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस की नजर वोट की खेती पर रही है, पर हमारी सरकार ने जिस वर्ग के लिए योजना बनाई उन्हें पूरा लाभ दिया। अब संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने SC/ST एक्ट को मजबूत बनाया और OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न योग्य नहीं समझा, पर उनकी सरकार ने बाबा साहब को पूरा सम्मान देने का कार्य किया। भारत के विकास में नारी का अहम योगदान है। वह नया सदन मातृशक्ति के आशीर्वाद से शुरू हुआ। हमने बिना तनाव के EWS आरक्षण दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियों को देखते हुए देश के लोगों ने तीसरी बार देश सेवा का अवसर दिया। PM ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की दुर्दशा हो गई है। बहुत से नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस को परामर्श देते हैं कि दूसरों की लकीर छोटी करने की बजाय अपनी लकीर बड़ी करने का काम करें। पहले के मॉडल में, खास करके कांग्रेस के कालखंड में, तुष्टीकरण, हर चीज में तुष्टीकरण, यही उनका एक प्रकार से औषधि बन गई थी उनकी राजनीति को करने की, ताकि चुनाव के समय वोट की खेती हो सके। यही कार्य चलता रहा। आदरणीय सभापति जी, हमारी कोशिश रही है कि भारत के पास जो भी संसाधन है, उन संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। हमारी ही सरकार ने SC/ST एक्ट को मजबूत बनाकर दलित और आदिवासी समाज के सम्मान और उनके सुरक्षा के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई और हमने उसको बढ़ाया। फरीदाबाद में कल से अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज होने जा रहा है। इस मेले के प्रबंधन और आयोजन को लेकर आज मेला चौपाल पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। भारतीय पर्यटन निगम की सचिव V विद्यावती ने बताया कि इस बार 38वें सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कल से शुरू होकर 23 फरवरी तक चलेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल इस मेले का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार मेले के थीम स्टेट उड़ीसा और मध्य प्रदेश रहेंगे और पार्टनर कंट्री के रूप में 7 देश शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस बार मेले में दर्शकों को विभिन्न देशों की कला और संस्कृति देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार छुट्टी के चलते मेले में आगंतुकों की रिकॉर्ड संख्या रहने के पूरे आसार हैं। हमारा 38वां सूरजकुंड मेला है। ये प्रारंभ हो रहा है 7 फरवरी से और 23 फरवरी तक चलेगा। इसमें जो इनॉग्रेशन के लिए हमारे मुख्य अतिथि हैं वो यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। अपने मुख्यमंत्री साहब भी आएंगे और अरविंद शर्मा जी जो हमारे हरियाणा के टूरिज्म मिनिस्टर है वो भी आएंगे। 10 बजे है ऑन 7 फरवरी। हमारे मेला में 2 थीम स्टेट हैं, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, और हमारा पार्टनर नेशन नहीं है इस बार, हमारा पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जो है बिम्स्टेक। इसमें आते हैं बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड एंड भूटान एंड श्रीलंका। तो इस बार हमारे मेले में आपको दिखेगा, क्योंकि 2 स्टेट्स हैं और विभिन्न कंट्रीज हैं, तो आपको ज्यादा आर्टिस्टिक कल्चरल हेरिटेज आपको आनंद मिलेगा। तो
मेले में भीड़ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा के सारे बंदोबस्त किए गए हैं। मेला प्रांगण में चप्पे चप्पे पर 600 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 1600 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि सूरजकुंड मेले की तरफ जाने वाली सड़कों पर सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला चलेगा। इसको लेके हमने सिक्योरिटी के सभी पुख्ता बंदोबस्त पूरी तरह से जो है किए हैं। आज जैसा आप देखेंगे इसकी रिहर्सल भी है और अभी आगे भी जो है शाम तक इसकी एक रिहर्सल जो है की जाएगी। इसको लेके हमने यहाँ पे पूरे मेला परिसर में जो 600 सीसीटीवी कैमराज है जिनको इंस्टॉल किया है, जो चप्पे चप्पे पे 600 सीसीटीवी मतलब जो है जो लगभग हर किसी की व्यक्ति की जो एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने में सक्षम है और एक जो इसका कंट्रोल रूम भी बना है जिससे हर किसी व्यक्ति की जो है गतिविधियों पे निगरानी रहेगी। इसके अलावा हमने मिनिमम 1600 पुलिस पर्सन है जिनको हमने डिप्यूट किया है, जो लगभग 22 कंपनीज हैं और जिसको रश के हिसाब से, भीड़ के हिसाब से, जैसे वीकेंड्स पे है उसके हिसाब से इसको बढ़ाया भी जाएगा। इसके अलावा शहर के अंदर भी जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहती है वो इससे जो है अलग है। जैसे जो है 7 तारीख से लेकर जो है 24 तक जो ये हैवी व्हीकल्स हैं इनकी एंट्री जो है वो डे के समय में, यानी कि सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक रात तक ये जो एंट्रीज इनकी बंद रहेगी ताकि जो है वहाँ पे जो व्हीकल्स के लिए स्पेस मिले, जो है जो बाकी का जाम की स्थिति ना आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के 20 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की 83 सड़कों की विशेष मरम्मत व सुधार के लिए 77 करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक की राशि को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। इन सड़कों की लंबाई 188 किलोमीटर से अधिक है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के विकास के लिए सड़कों का निर्माण बेहद महत्वपूर्ण है। सड़कें केवल यातायात के साधन ही नहीं होती बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी सड़कें विकास को तेज रफ्तार देती हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए संकल्पित है। निश्चय ही इस कृति से प्रदेश के आवागमन, औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को सरल और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। नगर निकाय चुनाव पर कल पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। पंचकमल में आयोजित इस बैठक में प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की रणनीति के साथ ही संगठन से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में सहमति बनी कि भाजपा नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। इस कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ सहित अन्य नेतागण मौजूद रहे। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मेयर और चेयरमैनों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप में होने हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। ये कमेटी संबंधित जिलों में जाकर संभावित प्रत्याशियों के नाम दर्ज करेगी। इन नामों पर प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक में विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोर ग्रुप की बैठक में चुनाव प्रचार से लेकर संकल्प पत्र बनाने पर भी चर्चा हुई। जल्द ही चुनाव से जुड़ी जिलों की अन्य समितियों का भी गठन कर लिया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से आवेदन मांगे जाएंगे जिस पर चुनाव संचालन समिति निर्णय लेगी। का निर्णय वो किया है। कोर कमेटी के अंदर एक कमेटी बना करके तुरंत हर जिला के अंदर जहां जहां चुनाव हैं वहां पर वो कमेटी जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, हमारा कोई निगम के मेयर का प्रत्याशी है या नगर परिषद के अंदर चेयरमैन का प्रत्याशी है या हमारे वार्डों के पार्षदों के चुनाव लड़ने वाले, उन सब के नाम वो 6 और 7 तारीख में वहां जाकर के लेंगे और वहां पर पैनल बना करके फिर वो कोर कमेटी के अंदर लेकर के आएंगे। कोर कमेटी बैठ करके उसके ऊपर विचार करेगी। जो नाम केंद्र के अंदर हमने भेजने हैं वो नाम पैनल बना करके जो मेयर के हैं वो केंद्र में भेजेंगे। बाकी का निर्णय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी के साथ मिलकर नगर निकाय चुनाव में मजबूती से जुटेंगे और हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा कि केजरीवाल सरकार से दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है। केजरीवाल ने लोगों से झूठे वादे कर सत्ता हथियाने का काम किया। उनके चेहरे का नकाब उतर चुका है। 8 फरवरी को जनता का फैसला भाजपा के पक्ष में आएगा और दिल्ली के साथ साथ देश भर में जलेबी बटेगी। केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अगर मोदी को उनकी योजना का विरोध करते हैं तो केजरीवाल उसमें आगे होता है। केजरीवाल भी करता है, कांग्रेस भी करती है, केजरीवाल भी आगे होता है। जब कांग्रेस ये बोलती है कि ईवीएम खराब है तो ये पीछे कहाँ रहेगा। ये अभी आप देखना, धीरे धीरे 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत तय है। पार्टी जिताऊ प्रत्याशी को मैदान में उतारने से जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि भाजपा नगर निगमों को लेकर अलग अलग संकल्प पत्र जारी करेगी। चर्चा हुई है, कोर कमेटी में विस्तार से चर्चा हुई है। चुनाव हम लोग लड़ेंगे, संकल्प लेकर आएंगे और हरियाणा की जनता ट्रिपल इंजन की सरकार को मैंडेट देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो आने वाले समय में जो हमारी रणनीति रहेगी उसका परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में 10 फरवरी को होने जा रहा है। इस बार ये कार्यक्रम नए क्लेवर में विद्यार्थियों के सामने होगा, जिसे लेकर छात्र छात्राएं भी बेहद उत्साहित हैं। कार्यक्रम में सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही देश के कई दिग्गज भी देंगे। पहले पीएम मोदी छात्रों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन और तनाव मुक्त रहने के टिप्स देते थे, लेकिन इस बार फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, अभिनेता विक्रांत मैसी, अभिनेत्री भूमि पेडनेकर और खेल जगत के कई दिग्गज भी जरूरी टिप्स देते नजर आएंगे। कार्यक्रम के 8वें संस्करण में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई, जिसके लिए 3.56 करोड़ पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। परीक्षा पर चर्चा न केवल एक लोकप्रिय कार्यक्रम है, बल्कि ये एक जन आंदोलन में भी बदल गया है। ये पूरे देश में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ गहराई से जुड़ा है, जो परीक्षा के तनाव को दूर करने और छात्रों को परीक्षाओं को एक त्योहार, उत्सव के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। परीक्षा पर चर्चा में अधिकतम भागीदारी मानसिक सेहत और समग्र शिक्षा के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता और स्वीकृति को दर्शाती है। महाकुंभ में जाने के लिए प्रदेश के हर जिले से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू की गई है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ से भी हर रोज सुबह 8:30 बजे महाकुंभ प्रयागराज के लिए बस चलाई जा रही है। ये बस 24 घंटे में प्रयागराज पहुंचेगी और इसका किराया 1700 रुपये होगा। चंडीगढ़ से चलने वाली ये बस अंबाला से होकर गुजरेगी और यहाँ से यात्रियों को किराए के तौर पर 1600 चुकाने होंगे। इस बस के चलने से महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को काफी फायदा होगा। गौरतलब है कि परिवहन मंत्री अनिल विज ने हर जिले से बस चलाने के आदेश दिए थे। और ये जैसे बस चलाई है, बहुत अच्छी बस है, एसी बस चलाई गई है। ये चंडीगढ़ से चलती है 8:30 बजे। इसका जो 1700 रुपये किराया चंडीगढ़ से है और अंबाला कैंट से इसका 1600 रुपये किराया। तो ये श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी बसें हैं। जैसे भी बसों की और डिमांड हुई तो हम और भी बस लगा देंगे, इनको दिक्कत नहीं आने देंगे। ये जैसे भी उत्साह लोगों का पहले दिन जैसे बस चली थी उसमें अच्छा उत्साह था और गाड़ी हमारी यहाँ भर के गई थी पहले दिन। चंडीगढ़ से प्रयागराज जा रहे हैं, 24 घंटे का सफर है, 2 चालक का एसी बस है। अंबाला डिपो की बहुत बढ़िया सफर है और लग्जरी गाड़ी है। इसका चंडीगढ़ से भी अंबाला, दिलपुर, करनाल, पानीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, मथुरा, आगरा, इटावा किराए के बारे में कंडक्टर को जान। उधर फतेहाबाद से भी आज पहली बस महाकुंभ के लिए रवाना हुई। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। फतेहाबाद रोडवेज जीएम अजय दलाल ने बताया कि फतेहाबाद से प्रयागराज जाने वाली बस प्रतिदिन सुबह 10 बजे रवाना होगी और लगभग 926 किलोमीटर की दूरी तय कर अगले दिन शाम 6 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टिकट बुकिंग की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि बसों में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सभी बस स्टैंडों पर इंक्वायरी नंबर उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिससे किसी भी समस्या के लिए यात्री सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये लगभग 926 किलोमीटर की दूरी होगी, ठीक है, और डेली हमारे यहाँ से लगभग 11 बजे के आसपास बस चलेगी
जो कि अगले दिन वहाँ पे 6 बजे पहुंचेगी। किराया लगभग इसका 1200 रुपये है, आना जाने का 2400 हो गया। कभी अगर वो पहले भी बुक करना चाहते हैं तो 2400 रुपये की एडवांस भी बुकिंग कर सकते हैं, पर सिंगल एक तरफ जाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये जब तक कुंभ चलेगा, जब तक किया लगभग 26 फरवरी तक। बुकिंग के लिए हमने नंबर दिए हुए हैं, सभी बस स्टैंड की इंक्वायरी नंबर हमने जारी कर रखे हैं। इस सेवा से लाभान्वित होने वाले यात्रियों ने सरकार के इस कदम की जमकर सराहना की। फतेहाबाद जिले से प्रयागराज जा रहे यात्रियों ने कहा कि अगर मैं खुद किसी वाहन से जाता तो खर्चा और समय दोनों अधिक लगते। सरकार द्वारा ये सेवा शुरू करना एक शानदार पहल है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार के इस फैसले से प्रदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने ये रोडवेज बसें चलाई हैं, ये हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है, क्योंकि हमें प्रयागराज जाने के लिए पहले किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता, जिससे कि हमारी जो खर्च है दुगना या तिगना खर्चा आ सकता था। लेकिन अब हम आराम से यहाँ पे फतेहाबाद से बस में बैठकर जाएंगे, जो हमें वहाँ पे प्रयागराज पे उतारेगी और वहाँ से लेके भी आएगी, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इससे एक और फायदा कि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग भी यात्रा कर सकते हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। आज मैं प्रयागराज जाने के लिए मेरी मम्मी के साथ आया हूँ और हमें यहाँ पता लगा है कि ये जो बस है लगभग यहाँ से 900+ का किलोमीटर का सफर है, जो एक साइड की जो हमारी टिकट है 1200 रुपये रहेगी, तो दोनों साइड की 2400 रहेगी। ये बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, क्योंकि अगर हम अपना साधन लेके जाते, गाड़ी वगैरह या कोई बाइक वगैरह या किसी और साधन से जाते, तो हमें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। यहाँ से सीधे जाएंगे और यहाँ पर बीच में 2-3 स्टैंड भी रखे गए जहाँ पर हम आराम वगैरह कर सकते हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए जिलों से सरकारी बसें चलाई जा रही हैं। इन बसों का संचालन 26 फरवरी शिवरात्रि तक रोजाना किया जाएगा। इसी कड़ी में भिवानी बस स्टैंड से पहली बस आज दोपहर श्रद्धालुओं को लेकर रवाना हुई। भिवानी रोडवेज के जनरल मैनेजर दीपक कुंडू ने बताया कि परिवहन मंत्री अनिल विज के निर्देश पर शुरू हुई ये बस भिवानी से चलकर गुरुग्राम, पलवल, मथुरा और आगरा होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि अगले दिन 3:30 बजे प्रयागराज से बस चलेगी, जो कि सुबह 9:30 बजे भिवानी पहुंचेगी। लंबे सफर को देखते हुए बस में 2 ड्राइवर व 1 कंडक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। रास्ते में जलपान के लिए कुछ समय बस का ठहराव भी किया जाएगा। बस का एक तरफ का किराया 1115 रुपये निर्धारित किया गया है। श्रद्धालु इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। भिवानी डिपो से एक बस प्रयागराज के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस की टाइमिंग दोपहर के 1:30 बजे रहेगी, जो अपने भिवानी से चलकर वाया गुड़गांव, पलवल, मथुरा, आगरा और कानपुर से होती हुई प्रयागराज पहुंचेगी। और नेक्स्ट डे जो बस की चलने की टाइमिंग रहेगी वो 3:30 बजे रहेगी प्रयागराज से चलने के लिए। उसके बाद वह बस 9:30 बजे अपने भिवानी डिपो में आएगी। इसके अतिरिक्त रूटीन बेसिस पे हम जब तक अपना महाकुंभ स्टार्ट रहेगा 26 जनवरी तक हम डेली बेसिस के ऊपर बसें चलाएंगे और इसके लिए एक तरफ किराया 1115 रुपये रहेगा। तो ड्राइवर भेज रहे हैं और एक कंडक्टर रहेगा, क्योंकि काफी लंबा रास्ता है। तो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि 1 अप्रैल से नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे और कोई भी विद्यालय अध्यापक के बगैर नहीं होगा। वे आज जींद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज 12 मामलों का मौके पर ही निपटान किया गया और शेष शिकायतों को आगामी बैठक के लिए रखा गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है, जिससे मेधावी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर आत्मनिर्भर बनेंगे और उन्हें अपने इतिहास की सही जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश को सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि प्रदेश के बच्चे बेहतर माहौल में शिक्षा ग्रहण कर सकें। हम लोग लागू करें। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी दुनिया भर की कमियों का एक पूरा पिटारा था। मैकाले सिस्टम ने जिस तरीके से इस देश की जवानी को बर्बाद किया है, इस देश में से संस्कार को, इस देश में से परंपराओं को, इस देश के 30 द्वारों तक भ्रष्ट करने का काम वो एजुकेशन के जरिए किया है।
हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से ये तय किया है कि इस देश के इतिहास की ठीक से जानकारी और इस देश का बच्चा जब भी पढ़े तो पढ़ते पढ़ते कैसे रोजगार पर एजुकेशन के साथ स्कूल कॉलेज की अपने एजुकेशन क्रॉस करते ही पास करते तुरंत अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इस तरह की पोजीशंस में हमने काम किया कि इसमें ज्यादा से ज्यादा, अब आजकल थ्योरेटिकल ज्यादा है और प्रैक्टिकल कम है। अब प्रैक्टिकल को ज्यादा करके थ्योरेटिकल जितनी जानकारी होनी चाहिए, मगर व्यक्तिगत प्रैक्टिकल हुए बिना मैं समझता हूँ कि कहीं गुजारा नहीं है। प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और प्रदेश से संबंधित कई अहम मामलों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद रणबीर गंगवा ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित मामलों के अलावा कई अन्य विषयों पर बात की। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों के हित के लिए दिन रात कार्य कर रही है। प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के समान विकास की नीति के तहत पिछले लगभग 10.5 वर्षों से काम किया जा रहा है। गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रगति के पंथ पर अग्रसर है। प्रदेश में इस वर्ष लगभग 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुदृढ़ीकरण की योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश का प्रत्येक जिला नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश में सड़कों का जाल और मजबूत हो। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुणवत्ता से खिलवाड़ करने वाले ठेकेदारों और लापरवाही करने वाले अधिकारियों से सख्ती से निपटा जाएगा। हमारा लक्ष्य प्रदेश की जनता से किए गए संकल्पों को पूरा करना है। उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यों के संबंध में वे स्वयं प्रतिदिन रिपोर्ट लेते हैं और लोगों की समस्या का 24 घंटे के भीतर समाधान किया जाता है। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय पीएम श्री स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सहायक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जसबीर तेवतिया ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पलवल जिले में 8 पीएम श्री स्कूल बनाए गए हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को खेलों में भाग दिलाने के लिए जिला स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में दौड़, शॉट आउट, जेवलिन की प्रतिस्पर्धा शामिल रही। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को आगामी 19 फरवरी से कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल का मंच प्रदान करना है। ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं और इसके बाद ये फिर हमारे 19 फरवरी से हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने जा रही है कुरुक्षेत्र में। तो उसकी तैयारियों के लिए हमारे टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे एथलेटिक्स से टूर्नामेंट हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर और 3000 मीटर की दौड़ें हैं। शॉर्ट पुट, हमारी जेवलिन, ये हमारी दौड़ में और कूद में हमारे जो है हाई जंप और लॉन्ग जंप जैसी प्रतियोगिता हमारे आज होने जा रही है। खिलाड़ी भावना ने बताया कि खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। उन्होंने हाई जंप में भाग लिया। सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। ऐसी प्रतियोगिता से खिलाड़ियों के हुनर को पहचान मिलती है। खिलाड़ी रेनू ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सफलता अर्जित कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। इससे शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है और हम आगे स्टेट लेवल पे भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सरकार हमें आगे पार्टिसिपेट करने का मौका दे रही है। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज खेल आयोजित किया गया है। रनिंग में भाग लिया है, जो कि बहुत अच्छा वो है, जिसके कारण मैं स्टेट लेवल पर जा सकती हूँ और अपने माँ बाप का रोशन नाम कर सकती हूँ। बैडमिंटन के विश्व पटल पर तेजी से उभरती भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब का 38वीं राष्ट्रीय खेल में भी दमखम नजर आया। अनमोल ने राष्ट्रीय खेल में महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। अनमोल से उनकी इस उपलब्धि पर पेश है एक खास बातचीत। जो पूरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इधर इंडिया के टॉप प्लेयर्स compete कर रहे थे आपस में, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सीखने को मिला अपने सीनियर से और ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ खेलना। पिछले साल फेब में जब हमने हिस्ट्री क्रिएट करी थी बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप में, हमारा गोल्ड आया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया
इंटरनेशनल सर्किट पे, और आई थिंक मैं अपना फॉर्म ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा था क्योंकि मोस्टली मेरे सीनियर्स थे यहाँ जिनके साथ मेरे को खेलने का मौका मिला इस बार, और मेरे को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैं अपने साथ बहुत कुछ लेके जा रही हूँ वापस घर। मैं यही चाहूँगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।